दादा दोनों के बारे में। ठीक है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक प्रोग्राम है, मैं उनको वहां पे भी जाना है, उनको भी समय देना है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे बात करके जाना चाहता हूं। मैं भाषण नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा। जब भगवान टंट्याभिल को पकड़ा गया धोखे से, अपने लोगों ने गद्दारी की, तब ब्रिटिश टाइम करके एक अखबार था जो पूरे देश में जाता था। तब बिरसा मुंडा की उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी, 14-15 वर्ष की होगी। वहां पे लिखा हुआ था, इंडियन रॉबिन हुड हैज ग्रैब्ड। इसका मतलब होता है कि जो भारत का रॉबिन हुड है उसको पकड़ा गया है। और ये अंग्रेज अफसर ने लिखा कि टंट्याभिल, जिसको भगवान की भांति लोग मानते हैं, भगवान से ज्यादा मानते हैं, उस टंट्याभिल को देखने के लिए करीब 5 लाख लोग जमा हुए थे। ये टंट्याभिल है कौन? नाम बहुत सुने थे लोगों ने, लेकिन ये भगवान टंट्याभिल है कौन? उनको देखने के लिए 5 लाख लोग जमा हो गए थे। अंग्रेजों को ले जाना नहीं जम रहा था उनको साथ में। और सच्चाई ये थी कि अंग्रेजों ने नहीं पकड़ाए थे। अंग्रेजों के पास में जो मुखबिरी की गई थी, यहाँ के पंडों की गई थी, यहाँ के बनियाओं की गई थी, यहाँ के जमींदार और साहूकारों ने की थी। क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई आदिवासियों की चल रही थी वो साहूकारों के खिलाफ में थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ में थी, उच्च वर्णियों के खिलाफ में थी, और इनके साथ साथ अंग्रेजों के भी खिलाफ में हम लोग लड़ रहे थे। और सच्चाई ये है कि यहाँ के जो लोग आज देश की बात कर रहे हैं उस वक्त अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और अकेला टंट्या मामा और हमारी कौम के जो लोग थे वो खुलेआम अंग्रेजों के साथ में, उधर हथियार थे, इधर तीर धनुष से लड़ाई लड़ रहे थे हमारे लोग। बिरसा मुंडा ने वो पेपर कटिंग पढ़ी उम्र की 14 साल में कि ऐसा भगवान जिसको लोगों ने पकड़ा है, लेकिन उसको देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए 5 लाख लोग आए हैं, ऐसा कोई भगवान भारत में नहीं है। 14 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने तय किया कि जो काम भगवान टंट्याभिल ने अधूरा रखा है उसको मैं पूरी जिंदगी भर पूरा करूंगा। ये टंट्याभिल का मकसद था, बिरसा मुंडा का मकसद। क्योंकि टंट्या मामा को पकड़ लिया गया था, उसको फांसी देने की तरफ ले जा रहे थे। बिरसा मुंडा के हाथ में कुछ नहीं, उम्र सिर्फ 14 साल। लेकिन टंट्या मामा की जब उसने पेपर में खबर पढ़ा, उस खबर से बिरसा मुंडा के दिलो दिमाग में एक बहुत बड़ी इच्छा जागृत हुई, प्रेरणा मिली कि जो काम अधूरा छोड़ के गया है भगवान ने, वो काम मैं पूरा करूंगा। तो बिरसा मुंडा के पहले भगवान की उपाधि टंट्या मामा को मिली। टंट्या मामा बिरसा मुंडा का तीसरा गुरु है। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कनेक्शन उनका क्या है, बिरसा मुंडा कौन है, टंट्या मामा कौन है। इस देश में इतने दिन 14 साल तक के हथियारबंद लड़ाई, यानी हथियारों से अंग्रेज भी लड़ रहे थे और हथियारों से टंट्या मामा भी उनके खिलाफ में लड़ रहे थे। 14 साल तक की ये लड़ाई लड़ना बोलने से मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 14 साल तक के टंट्या मामा लड़ते रहा और ये खबर पूरे देश नहीं तो विश्व में बहुत सारे देशों को पता चल गई थी। जो उस वक्त पेपर निकलता था ब्रिटिश टाइम्स, वो ब्रिटिश टाइम्स भारत के सभी राज्यों में जाता था।
और वो अखबार ब्रिटेन में भी छपता था। वहां के लोग, ब्रिटेन के लोग टंट्या मामा को बोलते थे ही इज जस्ट लाइक ए गॉड, ही इज ए रॉबिनहुड। भारत में किसी क्रांतिकारी को रॉबिनहुड नहीं बोले। रॉबिनहुड का मतलब होता है लोगों का देवता, मजबूरों का देवता, जिन पे अन्याय हुआ, गरीबों का देवता। ऐसा भारत में किसी क्रांतिकारी को नहीं बोला गया जो टंट्या मामा को बोला गया। साथियों, ये देश हमारा है। इस देश का पहला मालिक आदिवासी है। इस देश में जहां जहां आदिवासी है वहां पर उनकी जमीनें हैं। और हमारा आदमी शुरू से अपने जल जमीन जंगल के लिए लड़ते रहा है। आपके पास जो भी जमीनें दिख रही ना, ये आज जितने आदिवासियों के पास में जमीनें हैं, ये टंट्या मामा की देन है, ये बिरसा मुंडा की देन है। अगर बिरसा मुंडा के समय 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए उसके आंदोलन में, जिसकी गिनती नहीं करी सरकार ने, कितने मरे ये रिकॉर्ड में आदिवासियों के बारे में लिखा नहीं जाता था, क्योंकि हमको इन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब बोल दिए थे। हमको स्वतंत्र सेनानी नहीं बोलते थे, हमको गुनहगार जमात बोलते थे। नौकरियों का तुमको कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी शहर में जाके रहने का अधिकार नहीं था। हमारे लोगों को ये लोग शहर से भगाते थे। कोई आदिवासी अगर शहर में दिख गया, कोई भील आदिवासी शहर में दिख गया तो उसको मारने का ऑर्डर था। भील, बारेला, बरार, बिलाला, ये जितने लोग थे ये मरते थे उस वक्त। उनके मारने के बाद में कोई एफआईआर नहीं होती थी। ये हमारी एक कौम थी ऐसी। हमारे खिलाफ में इतना बड़ा षड्यंत्र चलता था इस देश में। ऐसा कानून किसी समाज के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना। वो कानून के खिलाफ में टंट्या मामा ने लड़ा। सर्वप्रथम मैं बरू फाटक की इस पावन धरती को नमन करता हूं और नमन करता हूं हमारे वीर शहीद संतोष चौहान जी और हमारे पुरखे टंट्या भील, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, रानी काजल, झलकारी बाई को। आज हम लोग क्रांति सूर्य महामानव बिरसा मुंडा जी का जयंती का साप्ताहिक कार्यक्रम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझसे पूर्व वक्ता आदरणीय सत्यदादा ने बहुत सारी बातें कह दी है। हम लोगों को उस आदिवासी विचारधारा को जिंदा रखना है जिस विचारधारा ने इस देश और इस प्रदेश में रहने वाले कुछ नादान लोग, जो लोग आदिवासी क्रांतिकारियों को याद नहीं करते थे, उनको आदिवासी क्रांतिकारियों की याद दिला दी। वो आदिवासी बनने की जरूरत है। आज इस जयस की पीली क्रांति ने जिन महापुरुष टंट्या भील को इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकारें याद नहीं करती थी, उनको याद दिलाने का काम कर दिया। ये आपकी ताकत है। जिन बिरसा मुंडा जी को लोग पूछते नहीं थे, गुमनाम कर दिया था, उनका आज दिवस मनाने लगे हैं। अभी दादा कह रहे थे ना कि यह लोग हम लोगों को जनजाति कहते हैं, क्योंकि आदिवासी कह देंगे तो आदिवासी मालिकियत पे आ जाएगा। अभी धीरे धीरे हम उनको जगह का टंट्या भील का नाम याद दिलाए हैं, भीमा नायक का नाम याद दिलाए हैं, बिरसा मुंडा का नाम याद दिलाए हैं। जनजाति से भी धीरे धीरे आदिवासी पर लेके आ जाएंगे, ये कह देना चाहता हूं। कब तक आदिवासियों पे इस तरह के जुल्म करोगे? जब जब जुल्म की आंधी उठी है तब तब आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला उठी है, और वही क्रांति की ज्वाला आज प्रदेश और देश में जा रही है। इसी के तहत आपकी ताकत को देखते हुए सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी महिला को बिठा दिया गया है। लेकिन हमको रबर राष्ट्रपति नहीं चाहिए था, हमको बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए था, जो ये सुनता, जो ये कहता कि इस देश में आदिवासियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार बंद होना चाहिए। जिस देश में, जिस प्रदेश में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उनकी जमीन से बेदखली को रोकना चाहिए।
इस देश में बेकसूर आदिवासी जेलों में बंद है, उनको बाहर निकालने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो जो राष्ट्रपति बनी है वह आदिवासियों के विश्व आदिवासी दिवस की बधाई तक नहीं देती है। तो ऐसी राष्ट्रपति अगर बन भी जाए तो देश का और आदिवासियों का भला नहीं होने वाला। आज पूरे देश और प्रदेश की राजनीति आदिवासियों पर आ टिकी है। सब पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि भैया आदिवासियों समाज में कौन कौन से संगठन काम कर रहे हैं, कौन कौन उसके मेन लोग हैं, इसको पकड़ो उसको पकड़ो और हमारी पार्टी में ले आओ। हमारे समाज ने देश की जो आजादी है उस आजादी के बाद से नेता बनाए, उन नेताओं ने अपना सही ढंग से काम नहीं किया, इसलिए आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आज जैसे पीली क्रांति को खड़ा होना पड़ रहा है और इन प्रशासन और इन मनोवादी लोगों और आदिवासियों के विरोधी लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। तो नेता बनाने से समाज का भला होता तो इन 75 सालों में हो गया होता। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता बनाइए, यही समाज का भला करेंगे, यही समाज का उद्धार करेंगे। समाज को जब जब एकत्रित करने की बात आती है तब ये राजनीतिक नामक कीड़ा समाज में घुसा दिया जाता है। कांग्रेस से लड़ाना हो तो कौन लड़ेगा? आदिवासी, क्योंकि आदिवासी की रिजर्व सीट है। भाजपा से लड़ाना हो तो कौन लड़ेगा? आदिवासी। गांव में भी पंचायत चुनाव करे, भाई भाई आपस में दोनों चुनाव लड़ लिए, आज तक आपस में बात नहीं करते। सो जब से ये राजनीति नामक कीड़ा जो आदिवासी समाज में घुसा है तब से आदिवासी का विभाजन हुआ है, वहीं से आदिवासी टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। फिर भी लगता है कि आदिवासी लोगों को राजनीति में डाल दो। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति करके ही समाज का भला कर लेंगे। तो अब तक भला क्यों नहीं हुआ? हम लोग बिरसा मुंडा के आंदोलन की बात करते हैं, हम टंट्या भील के आंदोलन की बात करते हैं। क्या टंट्या भील ने कोई राजनीति की थी? क्या बिरसा मुंडा ने कोई राजनीति किए थे? लेकिन आज उनका नाम लिया जाता है, आज उनको पूजा जाता है, क्योंकि उनके विचार सही थे। उनके विचार समाज को बचाने के थे, समाज के खिलाफ, अन्य अत्याचार शोषण के खिलाफ थे। और राजनीति में जाने के लिए बस पार्टी की गोदी में बैठना ही सब कुछ लगता है कुछ लोगों को। जयेश पे भी इल्जाम लगाया जाता है, जयेश को भी कहा जाता है कि अच्छा ये इस पार्टी के। भैया हम इस पार्टी वार्टी के लोग नहीं, हम पूर्ण रूप से सामाजिक लोग हैं। समाज के खिलाफ जहां अत्याचार होगा, कांग्रेस के खिलाफ भी बोले हैं, भाजपा के खिलाफ भी बोले हैं। हम लोग समाज को तवज्जो देकर, समाज को महत्व देकर समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये जयेश के जो जितने भी युवा साथी हैं, इन साथियों से मैं कह देना चाहता हूं, समाज के एकीकरण में साथ आ जाइए। राजनीति बाद में, समाज नीति पहले। जहां समाज का व्यक्ति एक साथ एक जाजम पर बैठेगा, ये राजनीति वाले लोग हमारे सामने घुटने टेक देंगे, हमारे पैर पड़ने आएंगे। आज इतना तो कह सकते हैं कि आज हमारे बीच में जो नेता बैठे हैं, उन नेता शायद हो सकता था कि पहले समाज के ऐसे कार्यक्रमों में नहीं बैठते थे, लेकिन आपकी वैचारिक ताकत ने उन्हें हमारे साथ बैठने पे मजबूर कर दिया। इसलिए इस ताकत को, और अच्छी बात है कि समाज की ताकत देखकर वो हमारे बीच में बैठे हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप जिस पद पर रहें, जहां भी रहे, कम से कम आदिवासियत की बात कीजिए, आदिवासियत को जानिए। और दादा कह रहे थे कि आदिवासी समाज को खत्म करने की साजिश से चल रही है, लेकिन सबसे पहले आदिवासी समाज जिंदा बचेगा कैसे? कैसे बचेगा जिंदा? जब उनके पास उनकी संस्कृति रहेगी। आज हम लोग शहरों में बस गए, शहरों में आकर जो शहरी संस्कृति थी उसको अपना लिए। हमारे गांव में जाकर हम लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जिस दिन संस्कृति खत्म हो गई उस दिन आदिवासी खत्म हो जाएगा। और ये जो जनजाति कह रहे हैं वो आपको स्वर्गवासी कह देंगे। तो स्वर्गवासी बनने से बचिए, हमारी संस्कृति को बचाइए। और दूसरा काम, संविधान में हमारे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को कोई पढ़ता नहीं है, उन अधिकारों को कोई बात नहीं करता। आज जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अयोध्या में राम का मंदिर था तो पूरा देश मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वही सर्वोच्च न्यायालय 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है, निर्णय में यह कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, तो इस देश के लोग नहीं मानते हैं। वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जिन आदिवासियों के लिए वह निर्णय दिया गया, जिन आदिवासियों के लिए जजमेंट आया, वो वही जजमेंट उन आदिवासियों ने पढ़ा ही नहीं।
और पढ़ भी लिया तो किसी को बताया भी नहीं। तो हम लोग सिर्फ लिखित दस्तावेज में इस देश के मालिक नहीं है। हम लोगों का अगर इतिहास खोदा जाएगा, देखा जाएगा, तो लूथल से लेकर राखी गढ़ी तक और हड़प्पा सभ्यता में जहां जहां हमारे अवशेष, जहां जहां भी कंकाल मिला है, वहां आदिवासियों के अवशेष मिले हैं और उन अवशेषों में आदिवासी का डीएनए मिला है, इसलिए हम आदिवासी हैं। हमारे क्षेत्र में जहां नर्मदा नदी है, आप देखेंगे पूरे देश और दुनिया में जहां जहां नदियां हैं, जहां जहां पहाड़ है, वहां वहां आदिवासी देखने को मिलेंगे और वहां उनकी सभ्यता देखने को मिलेगी, वहां उनकी संस्कृति देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी नदी और इन्हीं पहाड़ों के बीच में आदिवासी का पहला बीज जन्म लिया था। तो इस आदिवासियत को बरकरार रखिए। और दूसरी बात, जो संविधान के हमारे जजमेंट हैं, उन जजमेंटों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज भी देख रहे हैं सरकारी जमीन करके हमारे गांव की जमीन को छीन लिया जाता है। दादा बैठे हैं, अभी थोड़ी देर बाद वन मान्यता कानून और सब चीजों पर प्रकाश डालेंगे। तो वन मान्यता कानून 2006 में पैदा हुआ, आदिवासी सबसे पहले पैदा हुआ। और आदिवासी एरिया में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, समता जजमेंट 1997 कहता है कि आदिवासी एरिया में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, फिर भी आपके यहाँ पे आप बेटे प्रशासन के लोग सरकारी जमीन करके आपकी जमीनों को छीन लेते हैं, तब एक भी नेता आवाज नहीं उठाता। इसका दुख है, तब आवाज उठानी चाहिए। आज कारम डैम जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, आज आदिवासी लोगों को वहां से भगा दिया गया, उनके घर डूब गए थे, उस पर लोग नहीं बोलते हैं। इंदिरा बांध में कितने 72 गांव के आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया। 10 लाख आदिवासी परिवार स्थापित हो गए, उसमें से 5 से 6 लाख लोग आज भी कहां मर गए कि जिंदा ही